अनुभवहीनता के कारण मुकेश सहनी ने अब तक जितने चुनाव लड़े, 3 चुनाव लड़े, वो 2 लोकसभा चुनाव लड़े, किसके साथ? राजद के साथ, आरजेडी के साथ, महागठबंधन में रहकर, और 1 विधानसभा चुनाव वो लड़े बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन में रहकर। 2019 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव जब वो लड़े महागठबंधन के साथ, तो एक छोटा सा उदाहरण काफी होगा समझने के लिए कि मुकेश सहनी की अनुभवहीनता ने उनको चुनावी शून्यता प्रदान कर दी। मतलब चुनाव वो एकदम में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, खराब प्रदर्शन हुआ। उसमें सबसे बड़ा कारण था उनकी अनुभवहीनता और सहयोगी दलों की चालाकीपन। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए आप। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? मुकेश सहनी लड़े एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव, और बीजेपी ने ऐसी जो जीतने वाली सीट थी उस पर अपना उम्मीदवार दे दिया, अपने नेताओं को मुकेश सहनी के सिंबल पे लड़ा दिया। जब मुकेश सहनी बीजेपी से कुछ मांग रखे तो मुकेश सहनी को छोड़कर मुकेश सहनी के ही विधायक बीजेपी में चले गए। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मैं ये समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुकेश सहनी से 2019 का और 24 का लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी गलतियां हुई थी, जिन गलतियों को इस बार मुकेश सहनी को नहीं दोहराना चाहिए, और इससे कितने सबक ले रहे हैं, सबक कुछ ले रहे हैं वो दिख भी रहा है। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से उदाहरण लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को मिली थी 3 सीटें। कौन कौन? मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण, झंझारपुर और गोपालगंज की सीट। अब समझिए कि ये तीनों सीटें आरजेडी ने क्यों दी थी मुकेश सहनी को। इसलिए दिया था, पहले मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों, लेकिन पहले मैं कह रहा हूं इसलिए दिया था आरजेडी ने कि आरजेडी को वहां पर खुद चुनाव लड़कर जीतने का 1% भी भरोसा नहीं था। क्यों नहीं भरोसा? और जितनी हारने की संभावना वाली, पूरी हारने की संभावना वाली सीटें थी वो सब मुकेश सहनी के मत्थे पर साट दिया गया था। क्यों मैं कह रहा हूं, सुनिए आप। पहले आपको एक एक पॉइंट से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और शायद मुकेश सहनी भी सुन रहे होंगे और उनके दिमाग में अगर ये बात नहीं आ रही होगी तो गांठ बांध लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, पूर्वी चंपारण, जो इस पर मुकेश सहनी को जो सीट दी गई थी, पूर्वी चंपारण वो सीट है लगातार 20 वर्षों से, मोतिहारी लोकसभा सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है। वहां भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है मुकेश सहनी को, क्योंकि चंपारण का इलाका, विशेष रूप से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, वह जिला है जहां से राधा मोहन सिंह हैं। और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 21वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, पूरे 21वीं शताब्दी में सबसे खराब रहा था 2015 में। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, हाँ कुछ छोटे सहयोगी थे, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लेकिन मोटे तौर पे सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ी 2015 के विधानसभा चुनाव में। तब भी जब पूरा बिहार बीजेपी से मुंह मोड़ लिया था, बीजेपी को वोट नहीं मिला, सीटें नहीं मिली, तब भी पूर्वी चंपारण बीजेपी के साथ रहा था। और उसका पूरा का पूरा श्रेय गया था किसको? राधा मोहन सिंह को। राधा मोहन सिंह के सामने खड़ा कर दिया गया मुकेश सहनी की पार्टी को, ठीक है। और जिसे खड़ा किया गया वो भी नेता मुकेश सहनी की पार्टी का नहीं बल्कि आरजेडी का उम्मीदवार था, आरजेडी का नेता था, कार्यकर्ता था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुकेश सहनी के साथ हो रही थी। केवल आरजेडी के द्वारा ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा भी कैसे हुई उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। फिर आइए आप गोपालगंज लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है मित्रों जहां पर, जो कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। लेकिन फिर भी गोपालगंज की डेमोग्राफी नई परिसीमन के बाद इस प्रकार की बनी है जहां से आरजेडी कभी भी चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। आरजेडी कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। बीजेपी और जदयू में भी लड़ाई इस बात की बार बार होती है कि
गोपालगंज के लिए लड़ाई होती है। आपको याद कीजिए 2014 में गोपालगंज बीजेपी अकेले लड़ी, जीत गई थी, जनक राम जो अभी मंत्री है बिहार सरकार में। और वो इतना फेवरेबल सीट है, एंटी आरजेडी सीट है, मतलब मैं बता रहा हूं कि राजद के विरोध की सीट है, वो बीजेपी के फेवर वाली सीट है सामाजिक समीकरण के कारण, ठीक है। और वो सीट जो बीजेपी की जीती हुई सीट थी, जदयू ने वीटो कर दिया कि नहीं वो सीट दे ही दीजिए, और तब से लगातार जदयू भी जीत रही है, या तो एनडीए ही जीत रही है, चाहे वो जदयू जीते या भाजपा जीते। और जब जदयू बीजेपी से अलग होकर लड़ी तो जदयू हार गई, बीजेपी जीत गई। साबित क्या होता है? वहां सबसे बड़ी ताकत क्या है कि सवर्ण और वैश्य, सवर्ण और वैश्य वोट मिलकर इतनी बड़ी ताकत होती है जो जीतने की स्थिति में होती है। तो वहां भेज दिया मुकेश सहनी को लड़ने के लिए। और उम्मीदवार भी कौन? तो वहां उम्मीदवार भी मुकेश सहनी के पास नहीं थे, तो बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष था अनुसूचित जाति मोर्चा का, उनके बेटा को लड़ा दिए मुकेश सहनी। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी अनुभवहीनता की बात थी। झंझारपुर आ जाइए लोकसभा चुनाव में, झंझारपुर में क्या हुआ? झंझारपुर में बीजेपी के पुराने एमएलसी सुमन महासेठ को मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा दिया। और वहीं से गुलाब यादव जो आरजेडी के पूर्व में विधायक थे, दबंग नेता हैं, वो भी लड़ गए बसपा की टिकट पर। पहले निर्दलीय चर्चा चली और बाद में जो बसपा की टिकट पे लड़ गए। अगर मुकेश सहनी गुलाब यादव को टिकट दिए रहते तो मुझे लगता है सुमन कुमार महासेठ की तुलना में ज्यादा बेहतर मुकाबला कर पाते वो गुलाब यादव। लेकिन गुलाब यादव को टिकट नहीं मिलकर सुमन महासेठ को दे दिया टिकट। इस बार वैसे उस गलती को सुधारते हुए दिख रहे हैं मुकेश सहनी, जब गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव को मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। और चर्चा ऐसी चल रही है कि बिंदु गुलाब यादव भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो अगर लोकसभा चुनाव में ही गुलाब यादव को अगर मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट मिल गया होता तो निश्चित मानिए गुलाब यादव बेहतर मुकाबला किए होते और जीत भी सकते थे। झंझारपुर का भी वही समीकरण है। एक तरह से देखिए कि वहां जो राजनीति है, हाँ इस बार एक फायदा मिलना है कि अब देखिए मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्योंकि झंझारपुर जो लोकसभा सीट और विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, हर में अति पिछड़ी जातियों की, विशेष रूप से धानुक जाति की, जिस जाति से मंगनी लाल मंडल आते हैं, उस जाति की अच्छी खासी आबादी है। आपको पता है धनिक लाल मंडल वहां के बड़े समाजवादी नेता हुआ करते थे, जो कि लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो अब देखते हैं मंगनी लाल मंडल कौन सा खेला करवाते हैं वहां पर। क्या बिंदु गुलाब यादव जब मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर नीतीश मिश्रा का मुकाबला करेगी तो बिंदु गुलाब यादव को उस अति पिछड़ा समाज का वोट कितना मिल पाएगा, धानुक जाति का विशेष रूप से? तो ये एक सवाल है। फिर तो इसीलिए झंझारपुर लोकसभा सीट पर जब सुमन महासेठ आ गए तो माहौल क्या बना? वहां माहौल ये बना कि भाई ये तो जीत कर भी बीजेपी में चले जाएंगे। अब समझिए, तो इसका असर क्या हुआ कि जो आरजेडी के समर्थक थे, जो बीजेपी के खिलाफ के वोटर थे, वो मुकेश सहनी के उम्मीदवार सुमन महासेठ को वोट न देकर गुलाब यादव ने भी वोट काट लिया। गुलाब यादव अच्छा वोट काटे। खैर मार्जिन उतना नहीं, मार्जिन उससे ज्यादा है, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है चुनाव के दौरान? माहौल खराब हो जाना। पहले ही दिन से लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि ये तो नहीं जीतेगा। और जब पहले दिन से किसी उम्मीदवार के बारे में यह माहौल बन जाए कि सुमन महासेठ नहीं जीतेगा, वैसे ही गलती याद कीजिए 2019 में मुकेश सहनी ने किया था, जब मधुबनी लोकसभा सीट से बद्री पूर्वे को टिकट दे दिया था। मैं चूंकि एक ही जिला का मामला है झंझारपुर मधुबनी, इसीलिए मैंने जोड़ा है केवल। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव का। आप याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जितने भी सीटें मुकेश सहनी को बीजेपी ने जीतने वाली दी थी, हर सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया था।
चाहे वो पारू हो, सॉरी राजू कुमार सिंह की सीट हो, चाहे वो मिश्री लाल यादव की सीट हो, चाहे वो स्वर्णा सिंह की सीट हो, सब सीटें बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो जब बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे नाव छाप पर, तो जब बीजेपी से जब कभी टकराहट होगी मुकेश सहनी की, तो बीजेपी में न जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस फैक्टर से एक संतोष की बात है कि इस बार मुकेश सहनी कहीं ना कहीं सबक लेते हुए दिखे हैं। चुनाव से पहले ही कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराना, उनको पार्टी की गतिविधियों से जोड़ना, शायद पार्टी की विचारधारा और जो लक्ष्य है कि अति मतलब जो ये मल्लाह समाज है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा भी मिले, उसमें भी उसके लिए भी उसकी सोच होनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि सीटों का सिलेक्शन, ये एक सबक सीखते हुए मुकेश सहनी दिखे। मैं सुन रहा हूं मुकेश सहनी को लगातार 2 महीने से कह रहे हैं कि इस बार जो मजबूत सीट है वो मजबूत पार्टी को लड़नी चाहिए। मतलब मजबूत सीट, कड़ा सीट सबसे बड़ी पार्टी को लड़ना चाहिए, मतलब आरजेडी को लड़ना चाहिए। ये बातें मुकेश सहनी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी के ध्यान में ये बातें आ चुकी है कि आरजेडी ने बहुत ही चालाकी से दोनों चुनाव में 19 का लोकसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो, ऐसी सीटें मुकेश सहनी को दे दी जो जीतने लायक नहीं थी। और बीजेपी ने बहुत चालाकी से जो भी जीतने वाली सीट थी उस पर अपने नेताओं को मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया, और हारने वाली सीट मुकेश सहनी को किस्मत सहारे छोड़ दिया। तो इन चालाकियों से, सहयोगी दलों के चालाकियों से मुकेश सहनी को बचना होगा। और कहावत है, ठोकर लगने से बुद्धि खुलता है, अनुभव से ही लोगों के मतलब गलतियों से ही लोग सीखते हैं। तो ये मुकेश सहनी भी सीखे होंगे, और इस बार वो मुकेश सहनी की रणनीति में दिखना चाहिए। क्या होता है परिणाम बताएगा। हमारी नज़र तो हर राजनीतिक दलों की गतिविधि पर लगी हुई है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।